दोस्तों OLX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम कोई भी अपना प्रोडक्ट यूज किया हुआ बेच सकते हैं या उसे हम वहां पे खरीद सकते हैं। तो आज की डेट में ये इंडिया का सबसे बड़ा कस्टमर टू कस्टमर प्लेटफॉर्म है। लेकिन ना हमें प्रोडक्ट लिस्ट करने का कोई पैसा लगता है, ना प्रोडक्ट हम बाई करते हैं तो हमें कोई पैसा लगता है। तो OLX कहां से पैसे कमाती है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एक केस स्टडी है आपके लिए। OLX का बहुत कमाल का बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल और इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। इनके पास बहुत सोर्सेज ऑफ इनकम है और आपसे कोई पैसे भी नहीं चार्ज करते हैं। तो ये मेरे तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड एक ये वीडियो है, आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ मार्केटिंग के सीक्रेट्स इसमें समझ में आने वाले हैं। दोस्तों अगर हमें OLX के आज के मॉडल को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब OLX की शुरुआत हुई थी, OLX की शुरुआत एलेक और फैब्रिक ने करी थी। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि eBay जैसी कंपनीज हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज में अभी नहीं जा रही हैं। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि डेवलपिंग कंट्रीज में भी एक एक्सचेंज का मीडियम बनाया जाए, मतलब यूज किए हुए प्रोडक्ट को कोई भी इजीली लिस्ट कर सके और खरीद सके, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में ही ऐसा एक कोई ढंग का मीडियम नहीं होता है जहां पे एक्सचेंजेस पॉसिबल हो। तो इन्होंने स्टार्टिंग किया सबसे पहले अर्जेंटीना से। 2006 में इन्होंने OLX की शुरुआत करी। एक मोबाइल फ्रेंडली इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया जिसके थ्रू लोग खरीद और बेच सकते थे। और बाद में इसे इन्होंने लैटिन अमेरिका, एशिया पैसिफिक और यूरोप जैसी कंट्रीज में भी लॉन्च किया। तो OLX की शुरुआत इंडिया में हुई थी साल 2009 में। लेकिन साल 2010 में नेस्पर्स, जो कि एक अफ्रीका की एक जाइंट कंपनी है जो इंटरनेट और मीडिया में काम किया करती है, इन्होंने OLX को खरीद लिया। और इसके बाद इसे इन्होंने इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, नाइजीरिया और जितने ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इन पुर्तगाल हो गया, इन सब कंट्रीज में इसे इन्होंने एक्सपेंड किया और इसकी शुरुआत करी। दोस्तों अगर हम OLX के बिजनेस मॉडल की बात करें तो हमें सबसे पहले इनका साल 2020 समझना होगा। साल 2020 का इनका रेवेन्यू 1.3 बिलियन डॉलर का था, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसमें से करीब 4.5 करोड़ डॉलर जो था इनका, ये ट्रेडिंग से आया था। और वहीं अगर हम बात करें कि इनके प्लेटफॉर्म पे 8,000 से ज्यादा इनके एम्प्लॉइज इस प्लेटफॉर्म को मैनेज किया करते हैं। ये 30 से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल हैं आज की डेट में, जिसमें 22 ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें ये टॉप लीडर हैं, मतलब फर्स्ट मूवर की तरह ये वहां पे लीड करते जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कि हर महीने इनके प्लेटफॉर्म पे करीब करीब 30 करोड़ लोग आया करते हैं जो कि प्रोडक्ट खरीदते या बेचते हैं। 2019 के मुकाबले 2020 में इनका रेवेन्यू 37% करीब बढ़ गया। तो अगर हम यहां पे समझे कि OLX के प्लेटफॉर्म पे जब भी कोई सेलर आता है तो उसका काम होता है कि वो प्रोडक्ट की फोटो लिस्ट करे, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखे और जिस प्राइस पे उसे बेचना है वो बेच सकता है। बायर का काम होता है कि बायर आएगा, उसे वो प्रोडक्ट पसंद आया तो वो वहां पे चैट कर सकता है या नंबर निकाल के उस पर्सन से बात कर सकता है। तो यहां पे तो कोई पैसा OLX ले नहीं रहा है, तो OLX का रेवेन्यू 1.3 बिलियन डॉलर का हुआ कैसे? तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा डेप्थ में OLX का रेवेन्यू मॉडल अब समझना पड़ेगा। दोस्तों OLX का जो पहला सोर्स ऑफ इनकम है कि ये जब बिजनेस की लिस्टिंग करते हैं, मान लो आज मैंने अपना प्रोडक्ट कोई भी लिस्ट किया, मैंने एक अलमीरा OLX में लिस्ट किया, अब 2 दिन बाद बहुत लोगों ने अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया होगा ना, तो मेरा प्रोडक्ट तो पीछे चला जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोडक्ट आगे रहे, क्योंकि अगर आगे रहेगा तो ही ज्यादा लोग उसको देख पाएंगे, तो ही बिकेगा, तो उसके एड्स चलाने के OLX कॉस्ट लिया करता है। मतलब अगर आप पहले रो में तीसरे नंबर पे दिखना चाहते हैं तो उसका एक अलग कॉस्ट है, दूसरे रो में दूसरे नंबर पे दिखना चाहते हैं तो उसका एक अलग कॉस्ट है, और कितने दिन के लिए आप अपने आप को फ्रंट पेज पे दिखाना चाहते हैं, इन सब चीजों के थ्रू OLX चार्ज करता है। OLX यहाँ पे सेगमेंट के हिसाब से भी चार्ज करता है। जैसे कि अगर आप एक अलमीरा लिस्ट कर रहे हैं तो उसका थोड़ा कम प्राइस होगा, अगर आप अपनी एक कार लिस्ट कर रहे हैं बेचने के लिए तो उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये अलग अलग किस सेगमेंट का प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करता है और किस लोकेशन में आप बेचना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप बैंगलोर में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तो एड्स के पैसे थोड़े ज्यादा होंगे, अगर आप कोई छोटी सिटी में हो तो वहां पे एड्स के कॉस्ट थोड़े कम होंगे। तो ये सब मिला के एक पैकेज होता है इनका बिजनेस का। इस तरह से ये इनका पहला सोर्स ऑफ इनकम है। अगर वहीं हम दूसरा इनका सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, जो कि बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, ये गूगल एडवर्ड्स के थ्रू ये पैसे कमाते हैं। मतलब अगर आप OLX की साइट पे जाएंगे तो आपको बहुत से एड्स ऊपर नीचे साइड में कहीं चलते हुए दिखाई देंगे, तो वो एड्स के थ्रू इनका पैसे का एक रेवेन्यू सोर्स है। अगर हम यहीं पे बात करें कि उसमें भी क्या होता है कि अगर किसी ने ऐड देख के क्लिक किया तो उसका अलग पैसा होता है, और वही अगर किसी ने सिर्फ व्यू किया तो उसका अलग पैसा होता है। तो यहाँ ये गूगल एडवर्ड के थ्रू ये पैसे कमाया करते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, टीवी एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट और बहुत तरीके से ये एडवर्टीजमेंट करते हैं ताकि लोग इनके प्लेटफॉर्म पे आए। अब जितने ज्यादा लोग प्लेटफॉर्म पे आएंगे वो बाइंग करेंगे, तो इनके जो एड्स वगैरह इनके प्लेटफॉर्म पे चल रहे होंगे वो सब वो देखा करेंगे, तो वहां से एक इनका सोर्स ऑफ इनकम बनता है।
तीसरा जो इनका सोर्स ऑफ इनकम है वो कस्टम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू बनता है। मतलब किसी ने कुछ कस्टम सर्चिंग करी, कोई एक मान लो रेड कलर का अगर आप शूज ऑर्डर करना चाहते हैं, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तो इस तरह का कुछ कीवर्ड्स के थ्रू अगर कोई अपना प्रोडक्ट सर्च करवाना चाहता है तो उसका OLX अलग चार्ज करता है। तो यही कुछ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम है जिसके थ्रू OLX अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। दोस्तों अगर हम OLX की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो इनका जो तरीका है कि ये फर्स्ट मूवर की तरह हर कंट्रीज में जाया करते हैं। तो अगर अब हम इंडिया की बात करें तो जब ये इंडिया में 2009 में आए तो सबसे पहला इन्होंने काम किया कि ये सेलर्स को एजुकेट करना चालू किए। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग पहले अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तभी तो बायर आएगा। तो पहला काम इन्होंने सेलर के लिए किया कि अपने ज्यादातर एड्स इनके कंसंट्रेटेड थे कि OLX पे बेच दो। मतलब सबसे पहले बेचने वाला काम इन्होंने करवाया, फिर खरीदने वाले को लेके आया। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले सेलर्स के लिए काम किया, उसके बाद बायर्स के लिए काम किया। जब अब इंडिया में इन्होंने प्रॉब्लम देखा कि लोगों को पता नहीं होता था कि कौन सा प्रोडक्ट, अगर आप अपना एक हेडफोन ही बेच रहे हो तो लोग लिखते ही नहीं थे कि कितना टाइम इसे यूज किया है। तो इन्होंने बायर्स के लिए भी अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ काम किया। मतलब रेगुलर डेवलपमेंट ये करते गए अपने प्रोडक्ट्स में, ताकि जो बायर है उसके लिए भी बहुत कुछ यहाँ पे बेनिफिट हो जाए, उसे पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट कितना दिन यूज किया गया है, क्या वो वेरीफाइड है या नहीं है। ये सब कुछ ये प्रोसेस इसमें ये करने लगे। तो इनका जो सबसे पहला तरीका है कि ये लोगों को एजुकेट करते हैं कि आप आइए और हमारे प्लेटफॉर्म पे बेचिए, क्योंकि ये फर्स्ट मूवर का यही एक काम होता है। जब भी कोई नया कुछ मार्केट में लॉन्च कर रहा होता है तो उसे लोगों को पहले बताना होता है कि आपको किस तरह से करना है। तो इसी के लिए इन्होंने एक NDTV चैनल पे एक अपना इन्होंने शो भी किया था 2013 में, बेचशाला नाम का। तो उसके थ्रू ये पपेट टाइप का एक शो था, उसमें ये अपना एडवर्टीजमेंट करके लोगों को समझाया करते थे कि कैसे आप बेचोगे और कैसे आप खरीदोगे। अब इसके बाद इन्होंने कस्टमर से रिस्पॉन्सेज लेना चालू किया, कस्टमर के इनसाइट समझने चालू किए कि इंडिया के ऑडियंस का मूड कैसा है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज ऑब्जर्व करी कि इंडिया में लोगों को OLX का मतलब ही नहीं पता है कि OLX पे करना क्या होगा। तो OLX के साथ इन्होंने एक वर्ड ऐड किया, बेच दे। मतलब OLX पे बेच दे। आपने हर एड्स के साथ आप OLX के देखा होगा, हेलो मैं हूं आपकी अपनी मिसेज बेच दे। तो जब इन्हें समझ में आया कि इंडिया में बेच दे वर्ड बहुत चलता है तो इन्होंने अपने नाम के साथ ही OLX पे बेच दे कर दिया पूरा, और इसमें बहुत सारे एडवर्टीजमेंट इन्होंने लॉन्च किया। इसी तरह इन्होंने बाद में एक और इनसाइट देखा कि इंडिया में फीमेल्स आती नहीं है अपना कुछ इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रोडक्ट बेचने। हालांकि फीमेल्स के पास बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिसे वो यूज कर चुकी हैं तो होती हैं, अब उन्हें बेचना है। तो उन्होंने फीमेल्स को लाने के लिए कई ऐसे एडवर्टीजमेंट लॉन्च किए, जैसे कि एक ओ वुमनिया नाम का इन्होंने एडवर्टीजमेंट लॉन्च किया था, जिसमें एक फीमेल रहती है और वो अपने घर का सारा सामान बेच देती है। तो फीमेल कंसंट्रेटेड एड की वजह से फीमेल्स भी इनके प्लेटफॉर्म पे आने लगी। दोस्तों ये सीक्रेट है मार्केटिंग के। आपको अगर कुछ अपना बिजनेस करना है तो जिस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो, अगर आप फीमेल्स को टारगेट कर रहे हो तो वैसा आपको एडवर्टीजमेंट करना होगा, बच्चों को टारगेट कर रहे हो तो बच्चों का एडवर्टीजमेंट करना होगा, जो कि आप OLX से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इसके बाद OLX ने एक सर्वे किया, इन्होंने देखा कि इंडिया में करीब 78,000 करोड़ का ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग 6 महीने से ज्यादा उनके घरों में रखा हुआ है और वो यूज नहीं किया है। तो अब इन्होंने एक नया मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया। अब इसमें था कि ब्रेकअप विथ 6 मंथ। तो ये था कि इसमें कई एडवर्टीजमेंट में लोगों को बताया गया कि अगर आपका कोई सामान घर में ऐसे ही रखा हुआ है, आप उसे यूज नहीं कर रहे हो 6 महीने से, तो आप उसे OLX पे बेच दीजिए। अब ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू बहुत अच्छे से इन्होंने डिलीवर किया इंडिया में। दोस्तों जब इंडिया में OLX शुरुआत में आया था तो ये टीवी एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, बिल बोर्ड्स, इन सब के थ्रू ये एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। बट जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आगे आने लगा तो ये डिजिटल मार्केटिंग और ये ऑनलाइन सोर्सेस पे ज्यादा जाने लगे, वहां पे अपने एडवर्टीजमेंट दिखाने लगे। इंडिया में इन्हें 1,000 से ज्यादा सिटीज में एडवर्टीजमेंट करना होता है। अब सबसे बड़ी इंडिया में इशू क्या आता है, हर जगह अलग लैंग्वेज है, हर जगह लोगों को बात करने का तरीका है, तो उनको उस लैंग्वेज में समझाना होता है। तो यहाँ पे OLX ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी। और अब जैसे कि अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहां पे लोगों का बात करने का तरीका अलग है, तो एडवर्टीजमेंट वहां पे उस हिसाब का होगा। नॉर्थ में आएंगे तो एडवर्टीजमेंट अलग होगा। वेस्ट में जाएंगे मुंबई साइड तो वहां पे एडवर्टीजमेंट का तरीका इन्होंने बदला। तो इस तरह से इन्होंने एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एरिया, ज्योग्राफी के हिसाब से इन्होंने एडवर्टीजमेंट्स लॉन्च किए। इसी तरह OLX ने कुछ एक्विजिशंस भी किए, जैसे कि इन्होंने देखा कि इंडिया में जॉब्स के पोर्टल्स अभी बहुत ज्यादा वहां पे स्पेस खाली है, तो उन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया, आसान जॉब्स नाम की। अब इस कंपनी के थ्रू अब ये अपना खुद का जॉब पोर्टल इसी पे बनाने लगे ताकि लोगों को जॉब्स मिल जाए सके इसी के थ्रू। OLX ने यहाँ पे कुछ गलतियां भी करी, जैसे कि इन्होंने एक इनसाइट्स में अपने देखा कि लोगों को रियल एस्टेट पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि उसमें बहुत सेलिंग बाइंग हो रही है, तो इन्होंने अब बहुत बड़ी एक टीम सेल्स की बना दी जो कि रियल एस्टेट की चीजों में काम करने लगे साल 2019 में। लेकिन 2020 में जो रियल एस्टेट था वो पूरी तरह से बंद हो गया।
तो अब इसके बाद इन्होंने अपनी पूरी टीम हटा दी। तो यहाँ पे इनके फैसले भी थोड़े गड़बड़ भी रहे हैं। तो पहले इतनी बड़ी हायरिंग करी और एक साल में वो हायरिंग से भी वो टीम पूरी निकाल दी। तो यहाँ पे OLX की तरफ से कुछ गलतियां भी हुई दोस्तों, जो चीजें आपको नहीं ऑब्जर्व करनी है और वो नहीं करनी है। इसी तरह OLX ने इंडिया में ऑब्जर्व किया कि लोग यूज की हुई कार को, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वो बेचने का, मतलब कुछ ऐसा फिक्स एक तरीका नहीं है कि यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको जेन्युइन यूज की कार मिल जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत स्पेस खाली है। तो नवंबर 2018 में इन्होंने FC ग्रुप के साथ, जो एक जर्मनी की कंपनी थी, उनके साथ टाई अप किया और इंडिया के 10 शहरों में करीब 28 अपने स्टोर्स लॉन्च किए। इस स्टोर का नाम था इनका कैश माई कार और अभी इनके पास करीब 68 स्टोर्स इंडिया में अवेलेबल है। और इस समय OLX पूरी तरह से OLX ऑटो पे यहाँ पे बहुत फोकस कर रही है। अभी अगर हम OLX के बारे में बात करें तो OLX इस समय इंडिया के कस्टमर टू कस्टमर सेगमेंट में ये करीब 85% मार्केट होल्ड करके रखी है। वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें यूज की हुई कार में, ये करीब 80% का मार्केट होल्ड करके रखे हैं। और ये आने वाले टाइम में ये जॉब्स पोर्टल्स पे और अच्छा काम करने वाले हैं, जिसपे इनकी पूरी तरह से नजर है। लेकिन इनके कुछ बड़े कंपटीटर्स भी हैं, जैसे कि सुलेखा.com हो गया और कुछ ऐसी कंपनीज हो गई। लेकिन अगर हम एक एक सेगमेंट में बात करें, जैसे कि मोबाइल फोन्स की कैटेगरी में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इनके बड़े कंपटीटर हैं। कार्स के अगर कैटेगरी में बात करें तो Cars24 इनकी बड़ी कंपटीटर है। अब OLX हर एक प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन कुछ इसमें अब ये बाकी जो कंपनी है ये नीश में काम करने लगे हैं। तो नीश में जब कोई काम करेगा तो वो बेटर ही होता जाएगा। तो OLX को आने वाले टाइम में कंपटीशन काफी बढ़ने वाला है। फिर भी अभी OLX के पास काफी बड़ा इंडिया का एक मार्केट है जो यूज किए हुए सामानों का। तो दोस्तों यही था OLX का कंप्लीट बिजनेस मॉडल। इनका रेवेन्यू मॉडल बहुत ही शानदार है, इनका एडवर्टीजमेंट मुझे बहुत शानदार लगा, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए सबसे बेस्ट आपको इनके बिजनेस में क्या लग रहा है और अगली कौन सी आपको वीडियो चाहिए, किस कंपनी पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।